ऐसी परीक्षा अपनी एग्जाम आने वाले हैं उसी के संबंधित में टिप्स देने वाला हूँ, जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा जो आपको बहुत ही लाभदायक होगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप प्रिय विद्यार्थियों अपन बात करते हैं कि एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कुछ मैं 7 टिप्स बनाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 जो टिप्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अब यदि अपन कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, भले अपन कक्षा 11 की पढ़ाई कर रहे हैं या 12 की पढ़ाई कर रहे हैं या अपन कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमेशा क्या होता है कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का जरूर विश्लेषण करना चाहिए। पिछले प्रश्न पत्रों का जरूर विश्लेषण करना चाहिए। इससे क्या होता है कि यदि अपन पिछले साल के जो सवाल हैं उनका यदि अपन विश्लेषण करते हैं प्रश्न पत्रों का, तो हमें ये पता चलता है कि उसका पैटर्न क्या रहा होगा या हमारे किस प्रकार के सवाल बनते हैं या सवालों का सीरीज क्या होती है या सवाल ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं या सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं या मान लिया जाए कि ये होता है कि सवाल कहीं घुमा कर पूछे जाते हैं या सवाल यहाँ अपन बात करते हैं कि सवालों की जो सीरीज होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पाठ्य पुस्तक में दे रखा है उस पाठ्य पुस्तक की जो पीछे है जो सवाल बना रखे हैं वो सवाल पूछे जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है। तो इससे पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने से हमें बहुत कुछ हमारा कॉन्फिडेंस एक बढ़ जाता है। इसके साथ-साथ ये हमें भी जैसे अपन एग्ज़ाम का जो खौफ होता है, वो एग्ज़ाम का हमें ऊपर हमारे खौफ ऊपर हावी नहीं होता है और उससे अंदाज़ा होता है कि हमारे दिमाग में एक मनोवृत्ति बन जाती है, एक विश्लेषण बन जाता है, हमारे दिमाग में आ जाता है कि इस प्रकार का पेपर आएगा हमारे सामने। अब जैसे जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कि पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहा है या कोई बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा है या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का पेपर देता है, तो उसके दिमाग में ये रहता है कि पेपर क्या आएगा, कैसे सवाल आएँगे, किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले तो अपने को दिमाग में होना चाहिए कि वो जो अपना पिछले सवालों पेपरों को यदि अपन विश्लेषण कर लेते हैं, सिलेबस क्या होगा, किस-किस सिलेबस में सिलेबस का दायरा क्या होगा, क्या-क्या टॉपिक होंगे उसमें पिछले सवालों जो प्रश्न पत्र हैं उसमें क्या कितने सवाल किस टॉपिक से लिए गए हैं, ये तमाम यदि अपन जानकारी कब प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक व्यू रचना बन जाती है और बाकायदा व्यू रचना बनने से हमें ये फायदा होता है कि इससे पुराने प्रश्न पत्रों को हमें देखना चाहिए। क्या करना चाहिए? पुराने प्रश्न पत्रों को देखना चाहिए। इससे बहुत कुछ फ़ायदा होता है। ठीक है? तो ये पहली हमारी प्राथमिकता है कि हमें पिछले वर्षों के कुछ 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल के पेपरों को ज़रूर देखना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है प्रिय विद्यार्थियों कि हमारे जो पिछले प्रश्न पत्र होते हैं, उन पिछले प्रश्न पत्रों में से हूबहू सवाल भी वापस रिपीट होने के चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि हमारी जो बात करते हैं यदि अपन कोई इतिहास को उठाकर देखते हैं या राजनीति को उठाकर देखते हैं या भूगोल को देखते हैं, तो ये क्या होती है कि घटनाएँ जो घटित हो जाती हैं, वही राजनीति या इतिहास या भूगोल होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमारा सिलेबस को थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है, बाकी वैसा का वैसा प्रकट किया जाता है। तो सवाल पुराने पेपरों से हो, सिलेबस चेंज कर दिया हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो तरीका है वो का वही होता है। ठीक है? उनमें से वैसे चैप्टर मान लीजिए कि अपन बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, यदि भारत का संविधान का कोई टॉपिक होता है, तो भारत का संविधान वो जो 15 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, वो का वही संविधान है। तो उसमें भले ही अपने सिलेबस में से कैसे भी उसको बदला जाए, लेकिन सवाल वहाँ से ही पूछा जाएगा। तो पिछले प्रश्न पत्रों को ज़रूर अपना विश्लेषण कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगली हमारी प्राथमिकता होती है प्रिय विद्यार्थियों, प्राथमिकता के अनुसार अध्ययन करना। प्राथमिकता के अनुसार अध्ययन करना का मतलब होता है कि जैसे यदि जो पार्ट हमारा सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाला है, उसको सबसे ज़्यादा समय दिया जाए, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि हमारा यदि एग्जाम आने वाला है या एग्जाम में आने वाला है तो हमें कौन-कौन से हमने टॉपिक तैयार कर चुके हैं और कौन-कौन से टॉपिक अभी बाकी हैं। या ऐसे सोच सकते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक में अपन जैसे ज़्यादा अंक लेकर आने वाला है। तो सबसे पहले हमें अपने को ये देखना है कि मान लीजिए कि अपने 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट हैं तो उस 5 सब्जेक्ट में से अपने को ये देखना है कि पहला पेपर कौन-सा है, दूसरा पेपर कौन-सा है, तीसरा पेपर कौन-सा है, पहले पेपर में अपनी कितनी तैयारी है, सेकंड पेपर में अपनी कितनी तैयारी है, उसके बीच में अपना गैप कितना मिलता है, यानी परीक्षा के अंदर जो अंतराल कितना मिल रहा है, उसमें पढ़ने का यदि समय मिल जाता है तो अपन उसको रिवीजन कर पाएँगे, यदि अंतराल नहीं मिलता है तो उसकी क्या करें कि उसकी पढ़ाई हम पहले करें।
उसकी हमें पढ़ाई क्या करनी है, पहले करनी है और बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई बाद में करनी है। तो हमें प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार से देना है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जैसे अपन एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, यदि राजनीति विज्ञान है और राजनीति विज्ञान में यदि आप मान लीजिए कि कोई चैप्टर को लेते हैं, तो मान लीजिए कि सारे के सारे चैप्टर देखते हैं, तो उसमें से कोई चैप्टर ऐसा हो जो बहुत आपको बहुत अच्छा आता है, कोई चैप्टर है जो अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको पहली प्राथमिकता किसमें देनी है, उन सब्जेक्ट को कवर करना है जो आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं। तो आपको उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने का प्रयास करना है। क्या करना है, अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करना है। तो प्राथमिकता के आधार पर अपनी पढ़ाई का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन बनाना है। अब बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों का, अगला हमारा तीसरा टॉपिक जो इंपोर्टेंट है, हम 7 टिप पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे। पढ़ते समय अंक बनाएं। पढ़ते समय अंक बनाएं का मतलब होता है कि यदि आपका कोई चैप्टर है या कैसे, जब बात करते हैं यदि आप कंपटीशन एग्जाम में बात करें या आप वर्तमान में आप बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या हमारी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें ये देखना चाहिए कि आपके पास जो चैप्टर है, किस चैप्टर के कितने अंक है, किस चैप्टर के कितने अंक है, उस चैप्टर में से कौन से टॉपिक में से कौन से सवाल आएंगे, यानी अति लघुरात्मक कितने आएंगे, इसके अलावा लघुरात्मक कितने आएंगे, इसके अलावा हमारा निबंधात्मक कितने आएंगे। ये सवाल इस प्रकार की श्रेणी तय करनी चाहिए। अब रही बात, आपको ये भी देखना है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक चैप्टर है, एक अध्याय है, उस अध्याय में से क्या अति लघुरात्मक सवाल बनेगा या लघुरात्मक सवाल बनेगा या निबंधात्मक। इसके साथ साथ आपको पता है कि हमारे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो हमारे क्या करता है कि हर सब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि किस चैप्टर के कितने नंबर का अंक वहां से सवाल पुटअप होंगे। जैसे कोई पहला पार्ट है तो उस पहले पार्ट से मान लीजिए 10 नंबर के सवाल आएंगे, दूसरा पार्ट है उसमें 6 नंबर का सवाल पूछे जाएंगे, तीसरा पार्ट है उससे 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, सातवां पार्ट है तो उससे 12 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही उस पर ज्यादा फोकस करना है, यानी उस चैप्टर पर हमें ज्यादा फोकस करना है और जो चैप्टर हमारे को कम नंबर का है उससे कम नंबर का देना है। इसका मतलब है कि हमें जो ज्यादा नंबर वाला जो चैप्टर है उस पर अपने को क्या करना है, सबसे ज्यादा हमारे को उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। अब उसमें जैसे ज्यादा नंबर का सवाल है तो चैप्टर है, तो उसका मतलब यह है कि उसमें ज्यादा सवाल बनेंगे। ज्यादा सवाल कौन कौन से बनेंगे, उसमें निबंधात्मक सवाल बनेंगे, लघुरात्मक सवाल बनेंगे। लेकिन जो चैप्टर कम अंक का होगा उसका मतलब है कि उस चैप्टर में से क्या बनेंगे, हमारे सिर्फ अति लघुरात्मक सवाल बनेंगे, यानी 1 नंबर के सवाल बनेंगे। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हमें पढ़ते समय हमारे दिमाग के अंदर ये होना चाहिए, जो हमारा अंक का विभाजन है वो किस प्रकार से होना चाहिए। अंकों का विभाजन हमें ध्यान होना चाहिए। उस चैप्टर के आगे लिख दीजिए कि ये हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना ब्लूप्रिंट जारी कर चुका है और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको देखना है कि इस चैप्टर के आगे लिख दें कि ये 5 नंबर का है, ये 10 नंबर का है, ये 15 नंबर का है। इस प्रकार से कई बार क्या होता है कि कई बार हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कुछ यूनिट को मिलाकर, कुछ 2-3 चैप्टर को मिलाकर एक अंक जारी किए जाते हैं कि ये 3 चैप्टर है, ये इतने नंबर के हैं। इस प्रकार से भी अंक जारी किए जाते हैं। ये बहुत ही प्राथमिकता है। तो पहली प्राथमिकता आपकी हो गई पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करना चाहिए। दूसरी प्राथमिकता आपकी हो गई, दूसरी दूसरी प्रश्न दूसरी आपकी हो गई कि आप यानी पढ़ते समय दूसरी आपकी प्राथमिकता हो गई कि पढ़ते समय अंक बनाए। तीसरी प्राथमिकता हो गई कि आप पढ़ते समय अंक बनाएं और चौथी आपकी हो गई रिवीजन सबसे जरूरी काम है। आपको क्या करना है, रिवीजन सबसे जरूरी कार्य है, तो इस पर आप फोकस करें। रिवीजन जरूरी है। देखिए देखिए अपन अपना जो माइंड है, बात करते हैं, देखिए इस चौथे पॉइंट पर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट होना जरूरी है, रिवीजन। देखिए कोई भी चीज होती है एक बार में अपन याद नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सिलेबस जितनी बार अपने माइंड से निकलेगा, जितनी बार अपना जो डाटा है उसका इनपुट और आउटपुट होगा, उतनी बार वो बहुत अच्छा होगा, या ना वह उस पर पकड़ आएगी। और यदि जितनी बार यदि आपने उसको रिवीजन नहीं किया, तो एक बार में जैसे मान लिया आपने एक किसी टॉपिक को 1 महीने पहले पढ़ा, 1 महीने पढ़ा,
पढ़ा, तो आप सोचिए 1 महीने पहले पढ़ने वाले टॉपिक पर आपकी उतनी पकड़ नहीं होगी जितनी आप 5 दिन पहले पढ़ने वाले टॉपिक पर आपकी पकड़ होगी। तो आप क्या करें कि इसकी रिवीजन की जो एक छोटे-छोटे नोट्स बना सकते हैं या छोटे-छोटे पॉइंट बना सकते हैं या इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं उसको आप एक हाइलाइटर से हाइलाइट कर सकते हैं, जो आपके नोट्स बने हुए नोट्स में हाइलाइट कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं कि जैसे जो सवाल है उस पर आगे इम्पोर्टेंट सवाल लिख सकते हैं। तो उनमें क्या करना है कि जब आपका रिवीजन का जो टाइम मिलता है, मान लीजिए कि जैसे आपके पास परीक्षा में जो गैप है 1 दिन का मिलता है या 2 दिन का मिलता है, तो उस समय आप उसका क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। इसके साथ-साथ प्रिय विद्यार्थियों, आपको क्या करना है कि हमेशा किसी भी सिलेबस को, बोले आप कॉम्पिटिशन एग्जाम का दे रहे हो या आप मान लीजिए कि अभी वर्तमान में आप बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या लोकल बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लोकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब तक आप किसी भी सिलेबस को या 3 या 4 बार आपने आंखों से स्कैनिंग नहीं होगी, तब तक उस पर आपकी पकड़ नहीं होगी, तब तक आप अपने सवालों को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और रही बात वर्तमान की प्रतियोगिता का दौर है, तो जब जो आदमी ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंट करता है वही आज वर्तमान में सफलता प्राप्त करता है। तो रिवीजन से क्या होगा कि आपके अंदर उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और आप अच्छी तरह से उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नहीं तो आप उस घिसी-पिटी भी लैंग्वेज नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उसको बताने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास मैटर होना चाहिए। और वो मैटर कहाँ होगा, दिमाग में। और दिमाग में कब आएगा, जब आप उसको 1 2 3 बार आप उसका रिवीजन करेंगे, तभी आप उसको बेहतर तरीके से आप प्रस्तुत कर पाएंगे। तो ये तो था हमारा रिवीजन का चौथा पॉइंट। अब बात करते हैं, हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, हमारा पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है, जरूरत के हिसाब से पढ़ाई करें। जरूरत के हिसाब की बात करते हैं कि आपको एनालिसिस करना है, प्रिय विद्यार्थियों, एनालिसिस करना है कि मुझे ये टॉपिक में ज्यादा अंक है तो मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, और ये टॉपिक में से नंबर बहुत कम आएंगे तो इसको मुझे इस पार्ट को छोड़ना है। यहाँ पर सिर्फ एक एक नंबर के सवाल बन सकते हैं इस पार्ट को, तो एक एक नंबर वाले ही याद करने हैं। ऐसा नहीं है कि जिस चैप्टर में से बड़ा निबंधात्मक सवाल नहीं बन सकता वहां पर एक एक लाइन वाले सवाल याद करें। ऐसा न हो कि जिसमें निबंधात्मक सवाल बनने वाला नहीं है उसमें तो आप निबंधात्मक सवाल याद कर रहे हैं, और जिसमें आपको निबंधात्मक सवाल बनने वाला है उसमें आप निबंधात्मक सवालों की तैयारी नहीं कर रहे हो। तो आपको एनालिसिस करना है, आपको बाकायदा एनालिसिस करना है कि किस चैप्टर में से निबंधात्मक सवाल बन सकते हैं, किसमें लघुरात्मक सवाल बन सकते हैं और किसमें अति लघुरात्मक सवाल बन सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप एनालिसिस कर पाएंगे तो आप बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी को फोकस कर पाएंगे। और इससे क्या होता है कि जो चीजें हम वास्तव में, वो जो आज आज आप देखते हैं कि जो हमारा जो टॉपर होता है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर टॉपर होता है, तो वो व्यक्ति टॉपर क्यों होता है, क्योंकि वो वाकई आपकी तरह ही वो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, उसके पास भी उतना ही समय होता है, उसका माइंड भी उतना ही होता है, लेकिन उसका पढ़ने का तरीका एक अलग होता है, जिसकी वजह से वो आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर टॉपर होता है। तो उसका पढ़ने का तरीका क्या है, वो उसने क्या किया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो हमारा ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर उसने एनालिसिस किया कि ये चैप्टर इतने नंबर का, ये चैप्टर इतने नंबर का, ये चैप्टर इतने नंबर का। उसके साथ साथ उस ब्लूप्रिंट में ये भी बताया होता है कि इस चैप्टर में से लघुरात्मक सवाल इतने पूछे जाएंगे, इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर इतने सवाल पूछे जाएंगे, और इस चैप्टर में से निबंधात्मक सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि अब आपके दिमाग में अंदर एक सारणी बन चुकी है, और ये सारणी बन चुकी है, क्या सारणी बनी कि इस चैप्टर में से सिर्फ एक एक नंबर के सवाल याद करने, बड़े वाले सवाल की याद करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो आपका समय यानी जरूरत के हिसाब से क्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। इस चैप्टर में से मुझे निबंधात्मक सवाल बनेगा, श्योर है कि निबंधात्मक ही बनेगा, तो इसमें से छोटे सवाल नहीं बनेंगे, ये गारंटी हो गई। और इस चैप्टर में से लघुरात्मक सवाल बनेंगे, तो इस चैप्टर को लघुरात्मक सवालों को याद कर लीजिए। इस प्रकार से आप अपनी जरूरत के हिसाब से उस पढ़ाई को महत्व दे सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ाई के दौरान एक लंबे ब्रेक नहीं लें। ऐसा है कि जैसे आप बात करते हैं कि जैसे पढ़ाई करते समय कभी भी लंबा ब्रेक नहीं लें। लंबा ब्रेक का मतलब होता है, जैसे आप, मैं बात करता हूं कि आपने क्या किया, पढ़ाई कर रहे हैं और उस पढ़ाई करते समय आपने क्या किया, 5 दिन तो आप लगातार पढ़ाई करते रहे, और उसके बाद 3 दिन तक किताब उठाकर भी नहीं देखे। ठीक है, फिर आया, फिर 5 दिन पढ़ाई की, फिर 4 5 दिन फिर गायब।
तो इतना ब्रेक नहीं है। इससे क्या होगा कि आप जो आपकी कंटिन्यूटी चल रही है उसका आपका ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। और आप सोचिए कि जैसे ही यदि आपने पहले दिन पढ़ाई की और दूसरे दिन जो पढ़ाई की, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आता है तो आपसे यदि आपका कोई भी साथी है या आपके जो गुरुजन है या आपका कोई भी व्यक्ति आपसे सवाल पूछता है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे से यदि इस चैप्टर में से कोई भी सवाल पूछेगा, मैं तुरंत बता दूंगा। लेकिन यदि आपने 5 दिन पढ़ने के बाद आपने 3 दिन पढ़ाई नहीं करी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। और यदि आपसे कोई ऐसा आप अपने आप को यदि कोई आपका मित्र भी है तो सवाल पूछने की हिचकिचाहट करेगा, तो आप है नहीं महसूस करेंगे यार ये मेरे से सवाल नहीं करे। ठीक है? क्योंकि आपका सवाल आते हुए भी आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। रिप्रेजेंट का कारण ये हो गया कि आपकी पढ़ाई में ब्रेकअप आ गया, काफी ब्रेक आ गया, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। क्या हो गया? कॉन्फिडेंस लूज हो गया। इसकी वजह से भी काफी प्रभाव पड़ता है आपकी स्टडी पर। तो आपकी पढ़ाई में हमेशा कंटिन्यूटी रहे, भले वो कंटिन्यूटी आप भले 2 घंटे पढ़ाई करें या 3 घंटे पढ़ें या 4 घंटे पढ़ें, लगातार पढ़ते रहे ऐसा। हाँ, कभी एक दिन की बात हो सकती है, कभी 2 दिन की बात हो सकती है, लेकिन ज्यादा कोशिश करें कि आप पढ़ाई में लंबा ब्रेक न ले, हमेशा अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। जिससे क्या होगा कि आपका जो पढ़ा हुआ है चीज है उससे हर सब्जेक्ट को एक को रिलेटेड होता है और वो को रिलेटेड होता जाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं दूसरा, अगला और हमारा अंतिम पॉइंट आज का। अच्छी नींद लें, अच्छा खाएं। इससे ये नींद भी हमारा माइंड को रेस्ट देती है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि नींद पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। और ये नींद और भी पर्याप्त मात्रा में कब होनी चाहिए? जब आप एग्जाम हॉल या एग्जाम में जा रहे हैं। जैसे सुबह आपको 7 बजे एग्जाम है, तो शाम को आप थोड़ा सा जल्दी सो जाइए, जिसकी वजह से आपका माइंड का संतुलन अच्छा रहता है और एग्जाम में अपना अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, अच्छी रिपोर्ट दे पाएंगे। तो ठीक है। तो अब नींद के लिए, जैसे एक स्टूडेंट के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे का जो समय होता है, वो 8 घंटे, इस 6 से 8 घंटे के समय आपको अपने माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और खाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए वही चीजें खाए जो आपके वास्तव में स्वास्थ्य के लिए है। ऐसी कोई भी चीज न खाए जो वास्तव में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो। तो ये प्रमुख जो टिप्स थे, जो एग्जाम को लेकर मैंने आपके से चर्चा की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी की सारी जो टिप्स बताई गई थी वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है।